हाय, जब भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर होती है उस टाइम काफ़ी सारी थ्योरीज ऐसी चल रही होती हैं कि मार्केट अब क्रैश होने वाला है एंड उसके लिए मैक्रो पर्सपेक्टिव्स भी हमारे सामने रखे जाते हैं। लेकिन जब मार्केट ऑलरेडी कुछ करेक्शन ले चुकी होती है तब भी आपको ऐसा सुनने को मिलता है कि मार्केट यहाँ से और भी नीचे जा सकती है। इन माई ओपिनियन मार्केट चाहे ऑल टाइम हाई हो या करेक्शन में हो, हमें काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी मिल जाएंगी जिनमें अच्छी खासी वैल्यू हो एंड सेम टाइम हमें ऐसी कंपनीज भी मिल जाएंगी जो कि काफ़ी ओवर वैल्यूड हो एंड जिन कंपनीज के स्टॉक प्राइस ने नेक्स्ट 2 ईयर्स की ग्रोथ को ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया हो। ऐसी कंपनीज जनरली 1 या 2 साल के लिए कंसोलिडेशन में चली जाती हैं। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारी ड्यूटी यही बनती है कि अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड कंपनीज को आइडेंटिफाई करना, अंडर वैल्यूड कंपनीज में अपने स्टेक बढ़ाना एंड ओवर वैल्यूड कंपनीज से दूर रहना। क्योंकि स्टॉक मार्केट में यह माना जाता है कि वो इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में ज्यादा रिटर्न्स बना लेते हैं जो मार्केट में बने रहते हैं, अंडर वैल्यूड कंपनीज को फाइंड आउट करते हैं एंड इन्वेस्ट करते हैं, रेदर देन द इन्वेस्टर्स जो करेक्शन का वेट करते रहते हैं। हमारे लिए विजडम वाली बात यही होगी कि हमें मार्केट को टाइम नहीं करना है। इनफैक्ट मार्केट जैसा भी टाइम हमारे लिए लेकर आई है उसके हिसाब से ही डिसीजन लेना है। सिंपल सा मतलब है कि हमें ये फोकस करना है कि प्रेजेंट मार्केट में वैल्यू कहां छिपी हुई है, ना कि ये व्यू पॉइंट लेकर बैठना है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में या अगले 1 साल में करेक्शन होगी तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। 2 और पॉइंट जो हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसमें फर्स्ट है हमें बीच बीच में निफ्टी की वैल्यूएशन को चेक करते रहना है। अगर प्राइस टू अर्निंग 25 या 26 से ऊपर जाता है तो हमें और भी अलर्ट हो जाना है कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करने में, क्योंकि जब निफ्टी एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड हो जाती है, जैसे कि कोविड से पहले इन लेवल्स पर थी जब निफ्टी का पीई 28.67 था, या कोविड के बाद जो करेक्शन हुआ उसके बाद भी निफ्टी काफी ओवर वैल्यूड हो गई थी, यहां हम देख सकते हैं 41.97 पर चली गई थी। तो इतनी ओवर वैल्यूड मार्केट में इन्वेस्टर्स जनरली वैल्यूएशन के साथ कंप्रोमाइज कर बैठते हैं क्योंकि फोमो फैक्टर यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट फैक्टर काफी हाई होता है। दूसरा हमें क्या करना है कि हमारे पोर्टफोलियो में जो लार्ज कैप कंपनीज हैं एंड उनमें से जो कंपनीज ओवर वैल्यूड हो गई हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी को अपनी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने में काफी टाइम लगता है, इसलिए वहां पर काफी चांसेस रहते हैं कि स्टॉक प्राइस में करेक्शन होकर ही वैल्यूएशन जस्टिफाई हो। क्योंकि स्टॉक मार्केट की ब्यूटी यही है कि वो हर कंपनी को उसकी राइट वैल्यूएशन पर लाता है इन्वेस्टर्स के सामने, वो भी एक बार नहीं बार बार। इसलिए ऑल टाइम हाई मार्केट सिनेरियो में हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम ऐसी कंपनीज को आपके सामने लेकर आए जो अंडर वैल्यूड हो, फ्यूचर ग्रोथ का इमेंस स्कोप हो, डाउनसाइड रिस्क कम हो एंड नेक्स्ट 5 इयर्स में स्टॉक प्राइस में मल्टीफोल्ड ग्रो होने का पोटेंशियल हो। तो नमस्कार, कैपिटल एंड गेन्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। तो इस क्वालिटी कंटेंट के बदले हमें आप अपना एक लाइक देकर एप्रिशिएट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो फर्स्ट कंपनी हमने अल्कोहलिक बेवरेज इंडस्ट्री से शॉर्टलिस्ट की है जो प्राइमरली बियर एंड इंडियन मेड फॉरेन लिकर का प्रोडक्शन एंड सेल करती है। तो इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करें तो इंडियन अल्कोहलिक इंडस्ट्री 7.2% के CAGR से ग्रो कर सकती है एंड इसमें बियर सेगमेंट अप्रोक्सीमेटली 5% के CAGR से ग्रो कर रहा है, जो कि डिसेंट ग्रोथ है। इस इंडस्ट्री में ग्रोथ फ्यूचर में क्यों बढ़ सकती है उसका सबसे बड़ा रीजन है इंक्रीजिंग सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ लिकर इन इंडिया, जो कि पहले एक टैबू था। तो जिस कंपनी को हमने शॉर्टलिस्ट किया है, क्वार्टरली रिजल्ट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर परफॉर्मेंस देखा जाए तो बियर की वॉल्यूम में 69% की ग्रोथ हुई है, इंडियन मेड फॉरेन लिकर की वॉल्यूम्स में 3% की ग्रोथ हुई है, लेकिन कंपनी के पोर्टफोलियो में IMFL का कंट्रीब्यूशन काफी कम है। टोटल वॉल्यूम में 62% की ग्रोथ हुई है, टोटल इनकम में 76% की ग्रोथ हुई है, EBITDA में 64% की ग्रोथ हुई है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 71% की ग्रोथ हुई है, जो कि अमेजिंग है। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश जहां से इस कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था वहां पर ये 45% मार्केट शेयर होल्ड करती है बियर इंडस्ट्री में, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए काफी बड़ी बात है। कंपनी फ्यूचर में क्यों मैसिव ग्रो कर सकती है वो बताने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि कंपनी का नाम सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रूवरीज लिमिटेड है। फ्रेंड्स, राजस्थान में कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है फॉर सप्लाई ऑफ बियर एंड इंडियन मेड फॉरेन लिकर। कर्नाटका एक्साइज से भी कंपनी को ऑथराइजेशन मिल चुका है तमिलनाडु में बियर का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। उसके बाद कंपनी ने नया झारखंड में भी एंटर किया है। दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश में कंपनी अपनी प्रेजेंस को एक्सपैंड कर रही है एंड कंपनी ने पूरी तैयारी कर ली है केरला एंड पौंडीचेरी में एंटर करने के लिए। कंपनी का स्ट्रेटेजिक टाई अप हुआ है कार्लसबर्ग के साथ। यहाँ उड़ीसा वाले प्लांट में कंपनी कार्लसबर्ग के लिए प्रोडक्शन करेगी सो दैट कैपेसिटी को बेटर यूटिलाइज किया जा सके। रेडिको खेतान जो कि इस इंडस्ट्री में लीडिंग कंपनी है, इसके साथ भी कंपनी का टाई अप हुआ है फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंडियन मेड फॉरेन लिकर एंड रेडी टू ड्रिंक ब्रांड्स इन कर्नाटका प्लांट। इसके साथ कंपनी ने काफी अग्रेसिव स्टेप्स भी लिए हैं, जहां कंपनी ने MOU साइन किया है विद इंडियन फैशन FGE UAE, जो कि एक ग्लोबल बिजनेस है एंड जिसकी रूट्स हैं अफ्रीका में। इस MOU के अकॉर्डिंग कंपनी बियर एंड IMFL का बेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में एक्सपोर्ट करेगी। कर्नाटका के हसन वाले प्लांट में कंपनी का जो कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है वो भी फाइनेंशियल ईयर 25 के Q1 में कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में कंपनी ने एक स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत कंपनी
IMFL का प्रोडक्शन करेगी so that डिफेंस की कैंटीन्स को सप्लाई की जा सके। फ्रेंड्स, बियर सेगमेंट में सीजनैलिटी के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कंपनी इंडियन मेड फॉरेन लिकर पर भी काफी फोकस कर रही है। आज भी कंपनी के पास एक वास्ट जियोग्राफी पेंडिंग है जहां पर कंपनी एंटर कर सकती है। फ्रेंड्स, कंपनी की शेयर होल्डिंग भी कंपनी के फ्यूचर आउटलुक के बारे में काफी कुछ बोलती है, क्योंकि प्रमोटर्स के पास जो स्टेक था मार्च 21 में वो था 24.48% एंड इसे 10% बढ़ा दिया गया है एंड ये हो चुका है 34.73%। उसके बाद FIS एंड DIS के पास कोई खास स्टेक नहीं है, लेकिन अगर आप पब्लिक में जाएंगे तो आपको काफी सारे एस इन्वेस्टर्स मिलेंगे जिनके पास अच्छी खासी होल्डिंग है। तो अप्रोक्सीमेट 60% के अराउंड की जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। कंपनी की मार्केट कैप 2042 करोड़ है, मीन कंपनी एक स्मॉल कैप है। स्टॉक का PE 24.8 है एंड इंडस्ट्री PE के कंपैरिजन में ये अंडरवैल्यूड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही अच्छे हैं। कंपनी की डेट टू इक्विटी कंफर्टेबल जोन में है एंड क्विक रेशो, करंट रेशो एंड रिटर्न ऑन एसेट्स सब अच्छे हैं एंड कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन भी 11.8% है। फ्रेंड्स, आज इस कंपनी में वो पोटेंशियल है जिससे ये कंपनी फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है, इसलिए इस कंपनी को जरूर आप अपने फोकस में रखें। नेक्स्ट, हमने एक लॉस मेकिंग कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया है जो कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। कंपनी को शॉर्टलिस्ट करने का मेन रीजन ये है कि जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो किसी कंपनी को तब बाय करते हैं जब कंपनी में सब कुछ नॉर्मल हो जाए एंड वो नॉर्मलाइजेशन कंपनी की बुक्स में दिखने लगे, लेकिन तब तक स्टॉक प्राइस एक बड़ा अपरन ले चुका होता है एंड वैल्यूएशन भी काफी हायर साइड जा चुकी होती है। लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि सबसे पहले उन टाइमलाइंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कंपनी प्रॉफिटेबल कब तक होने वाली है एंड उससे पहले ही एंट्री ले चुके होते हैं। तो इस कंपनी के केस में हमने भी कोशिश की है कि हम भी टाइमलाइंस को फाइंड आउट करें सो दैट वैल्यूएशन एक्सपेंसिव होने से पहले ही कोई डिसीजन ले पाए। फ्रेंड्स, इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करें तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अभी 5% के CAGR से ग्रो कर रही है। आफ्टर कोविड 2 साल ऐसे थे जब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए काफी पेनफुल थे, क्योंकि ट्रेवल इंडस्ट्री में ही एक्सट्रीम वीकनेस आ चुकी थी। तो ये चार्ट दिखा रहा है पैसेंजर ऑक्यूपेंसी कोविड से पहले, ये है कोविड के बाद का पीरियड। लेकिन अच्छी बात यह है कि लास्ट क्वार्टर में पैसेंजर ऑक्यूपेंसी सेम लेवल पर पहुंच चुकी है जैसा कि कोविड से पहले हुआ करती थी, दैट इज 68 मिलियन। फ्रेंड्स, इंडस्ट्री में ग्रोथ को देखते हुए इंडियन एयरलाइंस ने 1000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट ऑर्डर भी कर दिए हैं। तो जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो शामी होटल्स हैं, जिसके पास 8 रेपुटेटेड ब्रांड के 31 होटल्स हैं इन 13 सिटीज एंड रूम्स है 4800, जो कि इंडिया की लग्जरी ऑब्सेशन की प्रॉक्सी भी हो सकती है। जो मेजर रीजन है इस कंपनी को शॉर्टलिस्ट करने के पीछे वो ये कि नेट डेट जो कि 2833 करोड़ हुआ करता था मार्च 23 में, वो दिसंबर 23 में कम होकर 1842 करोड़ रह गया है। एंड कंपनी की रेवेन्यू का 12.5% जो सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में जाता था, अब वो कम होकर 10.2% हो चुका है। एंड मैनेजमेंट का कहना है कि बाय फाइनेंशियल ईयर 25 कंपनी प्रॉफिटेबल भी हो सकती है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को देख सकते हैं जो कि पहले 137 करोड़ 128 करोड़ तक हुआ करती थी एंड लास्ट क्वार्टर में वो कम होकर 65 करोड़ तक आ चुकी है। फ्रेंड्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर अदर इनकम से 71 करोड़ के लॉसेस नहीं हुए होते तो इस क्वार्टर में जो नेट लॉसेस हैं वो सिर्फ -1 करोड़ होते एंड उसके बाद कंपनी ने 31 करोड़ का जो डेप्रिसिएशन दिखाया है, ये पैसा किसी को पे नहीं किया जाता है, ये कंपनी के पास ही रह जाता है। यही कारण है कि कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखें तो हमें ऑपरेशन से हमेशा ही अच्छे कैश जनरेट होते हुए दिखेंगे एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 217 करोड़ के कैश जनरेट किए हैं। एक पॉइंट जो हम सबको पता होना चाहिए वो ये कि जो कंपनी ऑपरेशन से अच्छे कैश जनरेट कर रही होती है वो कभी खत्म नहीं होती। IPO से पहले एंड IPO के बाद जो मेजर चेंजेस हमें नोटिस करने चाहिए, ऑफ कोर्स उसमें फर्स्ट तो फाइनेंस कॉस्ट है जो कि कम हुई है। उसके बाद जो ऑपरेशन से फ्री कैश है ये बड़ा है, जो कि Q2 में 113 मिलियन के नेगेटिव कैश थे एंड इस क्वार्टर में 460 मिलियन के पॉजिटिव कैश हुए हैं। नेक्स्ट रीजन जो है इस कंपनी को शॉर्टलिस्ट करने के पीछे वो ये कि कंपनी का एक बड़ा इन्वेंट्री एक्सपेंशन अभी पाइपलाइन में है। बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 कंपनी अपने टोटल रूम्स में 181 रूम्स और भी ऐड कर देगी एंड बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 28 436 नए रूम्स ऐड कर देगी। उसके बाद अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि पब्लिक के पास होल्डिंग 14.16% ही है, इसमें से भी एक एस इन्वेस्टर्स के पास 1.72% की होल्डिंग है। फ्रेंड्स, बिजनेस के पोटेंशियल का पता आप यहीं से लगा सकते हैं कि लॉस मेकिंग कंपनी होने के बावजूद भी पब्लिक के पास सिर्फ 12% के अराउंड ही होल्डिंग है। अगर इस कंपनी के नियर टर्म में प्रॉफिटेबल होने के कोई चांसेस नहीं होते तो सबसे ज्यादा होल्डिंग हमें पब्लिक के पास ही देखने को मिलती। उसके बाद कंपनी की मार्केट कैप 4115 करोड़ है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी लॉस मेकिंग है, इसलिए काफी सारे
पैरामीटर आपको यहाँ पर सही से नहीं दिखेंगे, लेकिन अच्छी चीज और है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28.4% है। इन माय ओपिनियन जितना रिस्क हमें दिख रहा है उतना है नहीं, यहाँ रिस्क टू रिवार्ड भी काफी हद तक फेवर में दिख रहा है, इसलिए इस कंपनी को आप अच्छे से स्टडी करके कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी एक एफएमसीजी प्लेयर है। एफएमसीजी सेक्टर वन ऑफ माय फेवरेट सेक्टर है, क्योंकि यहाँ डिमांड हमेशा एक जैसी बनी रहती है। कंपनी बिस्किट एंड बेकरी सेगमेंट में ऑपरेट करती है एंड इस कंपनी में पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में ब्रिटानिया इंडस्ट्री जैसा भी बन सके। लेकिन जब मैं ये सब कह रहा हूँ डजंट मीन कि आप अपना सारा इन्वेस्टमेंट इसी कंपनी में कर दें। फ्रेंड्स, इंडिया में जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट मार्केट में ग्रोथ हो रही है, ये उसकी ग्रोथ की प्रॉक्सी भी है एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि QSR सेगमेंट में इस टाइम 23% के CAGR से ग्रोथ हो रही है, जो कि अमेजिंग है। सबसे मेन रीजन है इस कंपनी को शॉर्टलिस्ट करने के पीछे वो है प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेंस। कुछ और मेजर रीजंस आपके सामने रखने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि कंपनी का नाम मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड है, जिसे फर्स्ट टाइम हमने 11 जून को कवर किया था जब स्टॉक प्राइस 760 पर था। इस बिजनेस को शॉर्टलिस्ट करने के रीजंस को अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो उसमें सबसे पहला यही है कि कंपनी प्रेफर्ड सप्लायर है एंड स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग रिलेशनशिप्स होल्ड करती है विद लीडिंग इंडियन QSRs, मल्टीप्लेक्स चेन्स, क्लाउड किचन्स। उसके बाद जो डोमेस्टिक बिस्किट सेगमेंट में प्रीमियम एंड मिड प्रीमियम सेगमेंट है, इसमें कंपनी 5.4% का मार्केट शेयर होल्ड करती है, जो कि एक अच्छा खासा मार्केट शेयर होता है। कंपनी अपने बिस्किट्स को 69 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, जिसमें से 54% कंपनी की खुद की ब्रांड के बिस्किट्स रहते हैं। इंटरनेशनल ब्रांड के पोर्टफोलियो के कुछ प्रोडक्ट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। कंपनी की प्रेजेंस प्राइमरली दिल्ली एंड उसके आसपास के रीजन्स में है। कंपनी फ्यूचर में और भी क्यों ग्रो कर सकती है, उसका रीजन ये भी है कि कंपनी नई नई ज्योग्राफीज में भी एंटर कर रही है, जिसमें चाहे पंजाब हो, भिवाड़ी में नया प्लांट की कमीशनिंग हो, कोलकाता में नई बेकरी यूनिट का सेटअप करना हो, MP के दार में बिस्किट लाइन को सेटअप करना हो एंड महाराष्ट्र में बेकरी प्लांट का सेटअप करना हो। फ्रेंड्स, अब हम ये देखते हैं कि कंपनी जिन कैटेगरीज में ऑपरेट करती है एक्चुअली में वो कैटेगरी कैसे ग्रो कर रही है एंड कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, सो दैट हमें ये पता चल पाए कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कंपनी फास्ट पेस पर ग्रो कर रही है या स्लो पेस पर ग्रो कर रही है। सबसे पहले हम सेगमेंट्स में हो रही ग्रोथ को देख लेते हैं। तो इंडिया में जो बिस्किट मार्केट है वो प्रेजेंटली 9% के CAGR से ग्रो कर रही है। ब्रेड एंड बेकरी सेगमेंट को देखें तो यहां पर इंडस्ट्री में 9% के CAGR से ग्रोथ हो रही है। उसके बाद प्रीमियम ब्रेड सेगमेंट में 15% के CAGR से ग्रो हो रही है। जो QSR मार्केट है उसमें 23% की ग्रोथ हो रही है एंड जो डॉ बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी 23% की ग्रोथ हो रही है। तो इंडस्ट्री में भी काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है। लेकिन जब हम इस कंपनी का केस देखें तो यहां बिस्किट सेगमेंट में जो ग्रोथ हुई है वो 36% ग्रोथ हुई है, जबकि जो बिस्किट मार्केट है उसमें 9% की ही ग्रोथ हुई है। वही कंपनी का जो बेकरी सेगमेंट है इसमें 44% की ग्रोथ हुई है, जबकि मैक्सिमम ग्रोथ जो इंडस्ट्री में है वो 23% की ही है। तो हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कंपनी काफी फास्ट पेस पर ग्रो कर रही है। उसके बाद बैलेंस शीट के दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें तो कंपनी की जो नेट डेट टू इक्विटी है वो प्रेजेंटली 0.1 पर आ चुकी है, तो हम कह सकते हैं कि कंपनी डेट फ्री है। उसके बाद कंपनी ऑपरेशन से लगातार अच्छे कैश जनरेट कर रही है एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 164 करोड़ के कैश जनरेट किए हैं। कंपनी की मार्केट कैप 6000 करोड़ है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी ही मानी जा सकती है एंड सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स जबरदस्त हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो रेवेन्यू में काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है, नेट प्रॉफिट्स में भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। शेयर होल्डिंग में प्रमोटर्स की होल्डिंग 51.18% है, जो कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। FIS ने अपने स्टेक को बढ़ाया है एंड बढ़ाकर 9.32% तक पहुंचा दिया है। DIs ने अपने स्टेक को 6.23% से बढ़ाकर 17.98% कर दिया है एंड पब्लिक के पास 21.53% की होल्डिंग है। यहां तक कंपनी को कंसीडर करने की बात आती है तो प्राइस टू अर्निंग 45.2 है, जो कि थोड़ा सा हायर साइड पर है। तो इसलिए जो बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस तरह की कंपनी को एक्युमुलेट करने के लिए वो ये कि हम इस तरह की डिप्स का यूज कर सकते हैं एंड प्रेजेंटली एक डिप आई भी है, तो इन डिप्स में हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज को एक्युमुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी करेक्शन आती है तो बल्क बाइंग भी की जा सकती है, लेकिन टोटल होल्डिंग हमारे पोर्टफोलियो के 4 to 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, लास्ट के वीडियो को मिलाकर टोटल 5 कंपनीज हमने डिस्कस की हैं। कुछ ऐसी ही कंपनीज होती हैं जिन्हें हम अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर वैल्यूएशन फेयर है एंड फ्यूचर ग्रोथ का स्कोप भी काफी हद तक दिख रहा है। अगेन, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, प्लीज डू योर ओन एनालिसिस। तो वीडियो अगर आपने यहां तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है रिक्वेस्ट आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टेक केयर।